हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल जस्ट फॉर क्लासेस में। हमें आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल जस्ट फॉर क्लासेस पर। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम लोग बहुत ही कम समय में क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो बच्चा अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, पहले वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर कोई चैनल पे नया आया है, नया रसगुल्ला आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के परिवार के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और हम लास्ट में हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कितने बच्चे लास्ट तक जुड़े रहते हैं, ठीक है। दोनों चीज एंड में हम चेक करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत होगा आपके हालचाल के साथ। एक बार कमेंट में लिख दो कैसे हैं आप लोग, की हालचाल, रउआ लोग कैसन बानी, केप छो, मजा मा। एक बार लाइव चैट में इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। लाइव चैट में इसको भी लिख दो कैसे हो आप लोग, की हालचाल। फिर अपना क्लास हम आज का स्टार्ट करें, जो आपके लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉर्ट, सिर्फ एक पार्ट में चैप्टर नंबर 1 का हो जाएगा आज खात्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत होगा सबसे पहले, अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का शुरुआत होता है जीवन अवधि से। सबसे पहले जो आपको इसमें पढ़ना है वो है जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। अब ये है क्या, तो किसी जीव का उसके जन्म से लेकर, ध्यान से सुनना, किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उसका जीवन काल या फिर जीवन अवधि कहलाता है। कभी कभी एग्जाम में जीवन काल दे देता है, कभी कभी जीवन अवधि देता है। आपको याद रखना है जीवन काल का मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। और मृत्यु कैसी, प्राकृतिक, भगवान जी लेकर जाए, नहीं कि खुद ही मैम हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, अब हमसे धरती पे रहा नहीं जाएगा, इसको प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहेंगे। और जो भी इंसान प्राकृतिक मृत्यु की जगह अकस्मात मृत्यु की तरफ जाता है ना, वो भूत चुड़ैल डायन बनता है। इसीलिए मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, आप लोग कभी भी अपने मन में ऐसा कोई भी विचार मत लाना, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जीवन अवधि का मतलब जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु का समय। और प्रत्येक जीव, धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी का जीवन काल अलग अलग होता है, हर इंसान का अलग अलग है, ठीक है। जैसे हम मनुष्यों का लगभग 70 से 75 माना गया, इसी प्रकार अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग है। कुछ जीवों के क्वेश्चंस आते हैं, बिहार में एमसीक्यू में देगा कि तोता का जीवन काल निम्न में से कौन सा है, ठीक है। एमपी में कभी कभी दे देता है कि बताओ कुत्ता का जीवन काल कितना होगा। तो इसीलिए कुछ जंतुओं का जीवन काल तैयार रखना है, जिसमें कौन कौन से आएंगे। हाथी का जीवन काल होता है 65 से 70 वर्ष। दूसरा कुत्ता का जीवन काल होता है 20 से 25 वर्ष। तितली का जीवन काल होता है 1 से 2 वर्ष। और गाय का जीवन काल होता है 20 से 25 वर्ष। हमने क्या बोला, हाथी का जीवन काल 65 से 70 वर्ष, कुत्ता का जीवन काल 20 से 25 वर्ष, तितली का जीवन काल 1 से 2 वर्ष और गाय का 20 से 25 वर्ष। अभी भी कुछ जंतु बचे हुए हैं, जैसे घोड़ा का याद रखना 50 से 60 वर्ष, कछुआ का 100 से 150 वर्ष और कौवा का 15 वर्ष, ठीक है। कौवा और तोता लगभग आकार में सेम है, लेकिन कौवा सिर्फ 15 साल जीता है, वहीं पर तोता 140 वर्ष जीता है, 140 ईयर्स जीता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ पौधे, अभी आपने जंतुओं का जीवन काल देखा, अब कुछ पौधों की बारी। जैसे गुलाब का जीवन काल 5 से 7 वर्ष होता है। केला का जीवन काल 25 वर्ष होता है। धान का जीवन काल 3 से 4 महीने होते हैं। बरगद का जीवन काल लगभग 200 वर्ष होता है। और बरगद से ज्यादा जीवन काल पाया जाता है पीपल का। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
सबसे ज्यादा जीवन काल किसका होता है? तो पीपल का। इसलिए कहते हैं ना पीपल में चुड़ैल रहती है, यही लिए। ठीक है, तो पीपल का जीवन काल 1500 वर्ष होता है, आम का 100 वर्ष, जामुन का 60 वर्ष। आगे की तरफ, अब हम लोगों का ये जीवन काल हो गया कंप्लीट। हमने आपको कुछ जंतुओं के जीवन काल भी बता दिए और कुछ पौधों के भी जीवन काल बता दिए। ठीक है, इस चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है जीवों में जनन, इसमें हम लोग यही देखने वाले हैं आखिर जीव किस तरीके से जनन करते हैं। धरती पर जितने भी जीव हैं वो कैसे जनन करते हैं, उनमें जनन की क्रिया कैसे होती है। ये चैप्टर ना बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ मतलब ये आपको चैप्टर 2 में भी देखने को मिलेगा, यही सेम चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 में भी कुछ इसके पार्ट है, चैप्टर नंबर 4 में भी इसके पार्ट मिलेंगे। यानी ये एक चैप्टर कई सारे चैप्टर्स में टुकड़ों में बटा हुआ देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर ये चैप्टर तैयार रहेगा तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। और अगर ये चैप्टर तैयार नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा बाकी सारे चैप्टर्स को तैयार करने में। इसीलिए कह रहे ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। मात्र कह तो रहे 1 घंटे के समय में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक बंद कर पूरा इकट्ठे बैठकर देखना, और लास्ट में मेरे सवालों का जो जवाब देगा बच्चा, वही इसमें इस वीक का टॉपर घोषित होगा। ठीक है, तो इस वीक का टॉपर भी हमको लास्ट में मिलेगा। आइए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे है जनन। जनन क्या है? देखो, जनन का मतलब होता है ना अपनी समान संतान बनाना, अपनी पीढ़ी को चलाने। कोई बच्चा पैदा काहे करता है? अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए। तो अगर बोला जाए जनन क्या है, तो अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान, लिख देते हैं इसका डेफिनेशन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, जनन का डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए क्या लिखेंगे? जनन का मतलब अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है, आसानी से याद कर सकते हो कि अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए जब अपने जैसे हम संतान उत्पन्न करते हैं तो इसी को जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहां पर भी वही चीज लिखा है, देख लेते हैं। लिखा है जनन द्वारा कोई जीवधारी अपनी ही सदृश यानी अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को ही जनन कहते हैं। यानी एक लाइन में जनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना। ठीक है, 2 डेफिनेशन 3 डेफिनेशन हो गया, एक ये डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन और एक जो हमने लिखा। ठीक है, 3 डेफिनेशन हमने आपको दे दिया। अब नालायक 3 में से एक हो तो कम से कम याद कर ही लेना। जनन क्या है? अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए जब कोई जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो इसे जनन कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस मैम, क्लियर। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे देखा जाए जनन के उद्देश्य। सवाल है कि जनन क्यों किया जाता है, आखिर जनन करने का फायदा क्या है, जनन करने का मकसद क्या, आखिर हर जीव क्यों अपने समान संतान उत्पन्न कर रहा। तो देखिए, जनन जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है जिसके उद्देश्य निम्न है। यानी जनन की क्रिया क्यों किया जाता है, इसके कुछ प्रमुख कारण है। जैसे जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। अगर कोई जनन नहीं करेगा तो मनुष्य की जाति, देखो अगर मनुष्य अपने जैसा बच्चा नहीं बनाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, मनुष्य की जाति धरती पर से विलुप्त हो जाएगी।
यानी अगर धरती पर कोई भी जीव अपनी जाति को बनाए रखना चाहता है, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखना चाहता है, तो जनन की क्रिया आवश्यक है। बिना जनन आपकी जाति नष्ट हो जाएगी। आगे, जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। इसीलिए जीव जनन की क्रिया करते हैं ताकि उनके जैसे संतान बने और उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो। जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं से विकास होता है। जब दो जीव आपस में मिलकर एक बच्चा बनाया, एक संतान बनाया, वो संतान अपने जनकों से अलग होता है, फिर वो आगे किसी और से मिलकर संतान बनाएगा। इसी तरीके से हमको क्या देखने को मिलेगा, हर संतान में विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी और ये विभिन्नताएं ही आगे चलकर एक नई जाति का विकास करते हैं। इसीलिए जनन की क्रिया आवश्यक है। आगे, जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। अगर कोई जीव जनन नहीं करेगा, वो मर जाएगा, उसकी पीढ़ी तो आगे चलेगी ही नहीं। अपनी पीढ़ी को आगे चलाने के लिए हमको अपने समान संतान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब कोई जीव क्या करता है, जनन करता है, अपनी समान संतान उत्पन्न करता है, तो इसके द्वारा वह अपनी पीढ़ी को चला सकता है। अपने जैसे संतान को बना करके वो अपनी पीढ़ी के अस्तित्व को बनाए रखता है। अब ये हो गए हमारे जनन के उद्देश्य जो एग्जाम में आते हैं कि जनन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिख सकते हो कि जनन की क्रिया के द्वारा हम अपना अस्तित्व, अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखते हैं। जब दो जीव आपस में मिलकर संतान बनाते हैं तो संतान में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं विकास करती हैं, एक नई जाति को बनाती हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए ही जीव क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं। इसीलिए जब किसी जीव की मृत्यु हो भी जाती है तब भी उसकी पीढ़ी का अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि उसने अपने समान संतान उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, यस मैम, यहां तक क्लियर। संख्या देखो आपकी, अपनी संख्या एक बार देख लीजिए कितना कम है। इतना इंपॉर्टेंट क्लास है, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए और कम समय में समझ में आ जाए, फिर भी आपकी संख्या इतनी कम। भैया बहनी, जरा सा शेयर का बटन दबा दो, अपने ललुआ कलुआ बलुआ कुल मित्रों को बुला लो और कहो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है जस्ट वेल क्लासेस के टक्कर में। हर लोग आपस में जुड़ करके मिल करके क्लास को अटेंड करिए और एक बार लाइक का बटन तेजी से दबाओ फटाफट। जितने भी लोग देख रहे हो, भले ही संख्या कम है, कम से कम लाइक की संख्या में तो कमी मत करिए। एक बार वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जनन के प्रकार। देखो, हमने कहा हर जीव, धरती पर जितने भी जीव हैं वो अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। धरती पर निम्न कोटि के जीव भी हैं, धरती पर उच्च कोटि के जीव भी हैं, धरती पर जंतु भी हैं और धरती पर पादप भी हैं। ये सभी जनन की क्रिया करते हैं अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए। तो ये लोग कैसे जनन की क्रिया करते हैं ये जानना है। तो जनन 3 प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जितने भी हमारे पौधे हैं वो कायिक जनन करते हैं। कायिक जनन का मतलब होता है कि जब कोई पौधा जड़ से, तना से या पत्ती से एक नए पौधे का निर्माण कर दे तो उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। सिर्फ फर्क इतना है कि कायिक जनन पौधों में होता है और अलैंगिक जनन आपका निम्न कोटि के जीवों में होता है। अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें कोई एक ही जीव अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है। और लैंगिक का मतलब जब 2 जीव आपस में मिलकर अपने जैसे संतान उत्पन्न करें। तीनों का एक एक लाइन में डेफिनेशन खचाखच लिख देते हैं। क्या? कायिक जनन का जब कोई पौधा अपने कायिक भाग जड़,
तना, पत्ती। ठीक है, जब कोई पौधा अपने कायिक भाग जड़, तना, पत्ती द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करता है, तो इसे, जब कोई पौधा अपनी कायिक भाग जड़, तना, पत्ती द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करता है तो इसे कायिक जनन कहते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन का, जब कोई निम्न कोटि का जीव, जब कोई निम्न कोटि का जीव अकेले ही, जब कोई निम्न कोटि का जीव अकेले ही अपने समान संतान उत्पन्न करे, अकेले ही अपने समान संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, जब कोई निम्न कोटि का जीव अकेले ही अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब अगला है लैंगिक जनन। तीसरा लैंगिक जनन, जब दो विपरीत लिंग वाले, जब दो विपरीत लिंग वाले, जब दो विपरीत लिंग वाले जीव मिलकर, जब दो विपरीत लिंग वाले जीव मिलकर एक नई संतान, जब दो विपरीत लिंग वाले जीव मिलकर एक नई संतान उत्पन्न करते हैं तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, हमने ये दो लाइन में तीनों का छोटा छोटा डेफिनेशन लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, एक बार आप लोग हमको यस मैम कहकर प्लीज मोटिवेट करते रहो। ठीक है, बीच बीच में जब हम बोल रहे हैं कि क्लियर है तो अगर समझ में आ रहा है तो यस मैम बोल दो, नहीं समझ में आ रहा तो नो मैम बोल दो, लेकिन बोलिए जरूर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे देखा जाए क्या है। अब हम लोग कायिक जनन, देखो हमने कहा कि जनन तीन तरीके से हो सकता है, कायिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा और लैंगिक जनन द्वारा। कायिक जनन पौधों में होता है, अलैंगिक जनन निम्न कोटि के जीवों में होता है, और लैंगिक जनन सभी उच्च कोटि के जीव, जितने भी उच्च कोटि के जीव हैं जिनमें युग्मक का निर्माण होता है वो सभी क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे कायिक जनन। ठीक है, किस तरीके से पौधे अपने कायिक भाग यानी जड़ से, तना से, पत्ती से एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो देखिए कायिक जनन में लिखा है, जब किसी पौधे में जड़, तने, पत्ती के द्वारा नए पौधे को जन्म दिया जाता है तो उसे हम कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। क्या लिखा हमने कि जब किसी पौधे में जड़ द्वारा, तना द्वारा या पत्ती द्वारा किसी नए पौधे को जन्म दिया जाता है तो इसे हम लोग कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, नए पौधे आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से अपने मात्र पौधे के एकदम समान होते हैं
वह इनके गुण अपने मात्र पौधे के एकदम समान होगा। ठीक है, यानी हमने जो एक पौधे के कायिक भाग से नया पौधा बनाया, वो नया पौधा बिल्कुल पुराने वाले पौधे अपने जनक पौधे के हूबहू समान होगा, आकार में भी और आनुवांशिक रूप से भी। ठीक है, याद रखना कि जो पौधा हमने उस एक पौधे की कायिक भाग से, ठीक है, जो पौधा अपने कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण करता है, वो नया पौधा बिल्कुल अपने पुराने वाले पौधे के समान होगा, आनुवांशिकी रूप से भी और आकारिकी रूप से भी। दोनों रूपों में वो अपने जनक से कैसा मिलेगा? समान देखने को मिलेगा। मात्र पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे कायिक प्रवर्ध कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा जनक पौधा है उसके जिस भाग से एक नया पौधा बनता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध कहते हैं। जो कौन कौन सा होता है? जड़ होता है, तना या पत्ती, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। इन्हीं तीनों से एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, जब किसी पौधे के कायिक भाग, जड़, तना या पत्ती, इनमें से किसी से एक नए पौधे का निर्माण हो जाए तो इसको हम लोग कायिक प्रवर्ध कहेंगे। नया पौधा बिल्कुल पुराने वाले पौधे के समान होगा, आनुवांशिकी रूप से भी, यानी अंदर के लक्षणों से भी और बाहर के लक्षणों से भी, दोनों रूपों में अपने जनक के हूबहू समान देखने को मिलेगा। अब आगे की तरफ, कायिक जनक दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार के हमारे कायिक जनन है। सबसे पहले शुरू करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, जब किसी पौधे, ठीक है, जब कोई पौधा स्वयं ही बिना किसी मनुष्य के हस्तक्षेप के स्वयं ही अपने जड़, तना, पत्ती, इनमें से किसी भाग से एक नए पौधे का निर्माण कर दे तो इसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। क्या बोला हमने? जब कोई पौधा स्वयं ही, लिख देते हैं, जब कोई पौधा स्वयं ही बिना जब कोई पौधा स्वयं ही बिना मनुष्यों के हस्तक्षेप के अपने कायिक भाग से एक नया, जब कोई पौधा स्वयं ही बिना मनुष्यों के हस्तक्षेप के अपने कायिक भाग से एक नया पौधा बना ले तो इसे कायिक जनन कहते हैं। सॉरी, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो इसे प्राकृतिक, जब कोई पौधा स्वयं ही बिना किसी मनुष्य के हस्तक्षेप के एक नया पौधा अपने कायिक भाग से बना ले तो इसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और ये हो गया डन। ठीक है, जब कोई पौधा स्वयं बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के एक नया पौधा बना ले तो इसी को हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ये आपका डन हो गया। आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन, अब ये किसके द्वारा होता है? तीन द्वारा, जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा। ये तीनों अगर अपने से ही खुद ही एक नया पौधा बना देते तो प्राकृतिक कहते। देखो, जड़ों द्वारा, जब कोई पौधा जड़ों द्वारा अपने समान नया पौधा बनाता है तो इसे जड़ों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते। जैसे परवल में, ठीक है, दूसरा आपका शकरकंद में, तीसरा सतावर पौधे में। इन सभी में क्या होता है कि हमारा जड़, हमारा जो पौधा है अपने आप एक नए पौधे का निर्माण कर देगा। किससे? जड़ से। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, परवल, शकरकंद, ठीक है, परवल हो गया, शकरकंद हो गया, सतावर पौधे हो गए। ये तीनों अपने आप ही जड़ से एक नया पौधा बना लेते हैं। जड़ से क्या करेंगे? एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। जड़ द्वारा हो गया,
तने द्वारा, जब कोई पौधा अपने तने से एक नया पौधा बना ले तो इसे तने द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, आलू हो गया आदि। देखो याद रखना, अदरक और हल्दी इन ये दोनों प्रकंद के द्वारा कायिक जनन करते हैं। मतलब तने को ही क्या कहते हैं? प्रकंद। तना कई प्रकार का होता है, प्रकंद, सल्ककंद, ठीक है, घनकंद, इस तरीके से। तो याद रखना प्रकंद होगा, ठीक है। आलू आंख के द्वारा यानी कंद के द्वारा करता है, तो कंद याद रखना। आगे बढ़ेंगे, पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक जनन। जब किसी पौधे में पत्ती के द्वारा कायिक जनन होता है तो उसे पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अजूबा में और बिगोनिया में, ठीक है। ये दोनों याद रखना है, अजूबा में और बिगोनिया में, ठीक है। ब्रायोफिलम भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। ये दोनों तीनों नाम याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब आगे कृत्रिम कायिक जनन पर। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं कि आखिर पौधों में मनुष्य अपना हस्तक्षेप करके कैसे उसके कायिक भाग से एक नया पौधा तैयार करेगा। अभी तक में हमने देखा कि आलू में आंख अपने आप आ जाता है, अदरक में प्रकंद अपने आप आ जाता है, लेकिन अभी तक तो अपने आप आ रहा था, लेकिन अब मनुष्य जानबूझकर लेकर आने वाला है ताकि उसके अंदर आए और उससे नया पौधा तैयार कर सके। तो मतलब होगा जब मनुष्य अपने हस्तक्षेप कर, जब मनुष्य पौधे में हस्तक्षेप कर, पौधे में हस्तक्षेप कर उसके, जब मनुष्य पौधे में हस्तक्षेप कर उसके कायिक भाग से, उसके कायिक भाग से एक नया पौधा तैयार करे, एक नया पौधा तैयार करे तो इसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन ठीक है। पौधे में याद रखना, पौधों में कायिक जनन मनुष्यों द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है। अतः इस प्रकार के कायिक जनन को मनुष्य द्वारा जो कराया जाता है उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जब मनुष्य अपना हस्तक्षेप करके एक पौधे से एक नया पौधा तैयार करता है तो इसे हम लोग कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे देखो, कृत्रिम कायिक जनन की अलग अलग विधियां, जिसमें पहला है कलम लगाना, जो आपके एग्जाम में आता है। इस प्रक्रिया में पौधों की छोटी छोटी टहनियों को काट लिया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन कटी हुई टहनियों पर कच्छस्थ कलिका होना अनिवार्य है, क्योंकि कच्छस्थ कलिका से ही नए पौधों का निर्माण होता है। यह टहनी ही कलम कहलाती है। इन कटे हुए टहनियों को मृदा में आधा रोप दिया जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात नया पौधा विकसित होता है। कलम लगाने की प्रक्रिया कई पौधों में की जा सकती है, जैसे गुलाब, गुड़हल, अंगूर और नींबू। देखो, जब हमें कोई पौधा मिला, मान लो ये हमारा पौधा है, उसकी बहुत सारी टहनियां हैं, टहनियों पर कली रहता है, इस तरीके से टहनियों पर कली पाया जाता है। उसकी टहनियों को काट लेना, इस तरीके से काट लेना जिस पर क्या हो, कली। अब ऐसी को किसी गमले में रोप देना, बस इसी को कहते हैं कलम लगाना। जब किसी पौधे के टहनी को, ऐसी टहनी जिस पर कलियां उपस्थित हो, काट करके गमले में लगा देना, इस विधि को कलम लगाना कहते हैं, जो गुलाब में, गुड़हल में, अंगूर में, नींबू में आदि में किया जाता है। ठीक है, जब कोई मनुष्य किसी पौधे के टहनी को काट कर उसके कली वाले भाग को मिट्टी में रोप देता है तो इसको हम लोग कलम लगाना कहते हैं। इसको याद रखना है। अगला सवाल नेक्स्ट है दाब लगाना। इस क्रिया में मात्र पौधे के तने की शाखा को मृदा में इस प्रकार से गाड़ दिया जाता है कि इसका अग्रभाग वायु में होता है, दबे हुए भाग से
कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती हैं। इस तने या भाग को मात्र पौधे से अलग कर दिया जाता है और इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखो समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक पेड़ है, पेड़ में टहनियां होती हैं इस तरीके से। मान लो कोई टहनी कोमल है, हमने उसको दबा करके, ठीक है, किसी टहनी को दबा करके मिट्टी में रोप देना, ठीक है, मिट्टी में रोप देना और कुछ समय बाद जब इस मिट्टी में दबे हुए भाग से जड़ें निकल जाए तो उसको यहाँ से काट करके अलग कर देना। अब देखो एक पौधा तो ये तैयार हो गया और दूसरा पौधा हमको यहाँ मिल गया। इसको कहते हैं क्या? दाब लगाना। जब किसी पेड़ या फिर जब किसी पौधे के शाखा पर दाब लगाकर उसे मिट्टी में रोप दिया जाता है और रोपने के कुछ समय पश्चात जब मिट्टी में दबे हुए भाग से जड़ें निकल जाती हैं तो उसको उसके जनक पौधे से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार हमको दो पौधा मिलेगा, ये हमारा जनक पौधा और ये उससे तैयार संतति पौधा। और इस विधि को कहते हैं दाब लगाना। कलम लगाना हमने सीख लिया, जब किसी पौधे के टहनी को कली वाले भाग से काट करके गमले में रोप दिया जाए। दाब लगाना, जब किसी पौधे की किसी शाखा को दबा करके दाब लगा करके मिट्टी में रोप देना, कुछ समय पश्चात उस दबे हुए भाग से जड़ें निकल जाने के बाद उसको जनक पौधे से अलग कर देना ताकि एक नया पौधा प्राप्त हो सके, इसे दाब लगाना कहते हैं। अब तीसरा हमारा है रोपण विधि, ठीक है। इस विधि द्वारा पौधों की उत्तम या उच्च किस्म विकसित की जा सकती है। इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे के कलम को दूसरे, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास दो पौधा है। एक पौधा उच्च कोटि का है लेकिन इसके पास समय कम है, ये कुछ समय में मरने वाला है, ठीक है। और एक पौधा निम्न कोटि का है लेकिन इसके पास समय बहुत ज्यादा है, ये लंबे समय तक जीने वाला है। तो दोनों को मिला करके एक नया पौधा तैयार कर देना। एक का जड़ ले लेना, एक का तना ले लेना, दोनों को मिला देना, बस इसी को कहते हैं क्या? रोपण विधि। यही कहलाता है रोपण विधि। यहाँ पे दिया है, इस विधि द्वारा पौधों की उत्तम या उच्च किस्म विकसित की जा सकती है। इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधों के कलम को दूसरे सामान्य या निम्न किस्म वाले पौधे के स्कंद पर लगा दिया जाता है, ठीक है। दो अलग अलग पौधों को आपस में मिला करके एक नए पौधे को तैयार करना ही हमारा रोपण विधि कहलाता है। आगे गूटी बांधना, यह दाब लगाने की विधि का ही परिवर्तित रूप है। इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है। यहाँ पर दाब विधि का प्रयोग नहीं हो पाता, ठीक है। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं बहुत मोटी होती हैं। अब शाखा मोटा है तो हम लोग उसको दबा करके मिट्टी में नहीं रोप सकते। अब मिट्टी में रोपाएगा नहीं, इसका मतलब उससे नया पौधा कैसे तैयार किया जाए? तो हम लोग गूटी बांधना। ये देखो ये एक पेड़ है और ये हमारे पास शाखा, हम क्या करते हैं इसके एक पर घड़ा बांध देते हैं। इस घड़े में हल्का सा छेद कर देंगे जिससे हर वक्त पानी निकलता रहेगा और जो शाखा है उस शाखा को छिल देंगे। छिलने के बाद इसमें गोबर पोत देंगे, गोबर पोतने के बाद कपड़े से बांध देंगे और उस पर पानी हर वक्त गिरता रहेगा। कुछ समय बाद देखोगे कि उसके इस वाले भाग से जड़ें निकल जाएंगी। अब जब जड़ें निकल जाएंगी तो काट करके इसको हम लोग मिट्टी में लगा देंगे। ये हमारा कहलाता है गूटी बांधना। इसे कहते हैं गूटी बांधना। समझ लो गूटी बांधना का क्या होगा कि यह दाब लगाने का ही परिवर्तित रूप है। जिस पौधे में हम दाब नहीं लगा पाते, अर्थात जिस पौधे की शाखाएं बहुत ऊंचाई पर हो या फिर बहुत मोटी हो, जिसको दबा करके मिट्टी में नहीं रोपा जा सकता, वहां पर हम लोग गूटी बांधने का प्रयोग करते हैं। इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच से चाकू द्वारा छाल को हटा देते हैं। कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी या गोबर लपेट दिया जाता है, उसके बाद मोटे कपड़े से बांध देते हैं, ठीक है। कुछ दिनों पश्चात देखेंगे कि उस पर से जो हमारा जिस पर लेप लगाया हमने, उस भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल जाएंगी। फिर उसको हम लोग काट करके अलग कर लेंगे पेड़ से और मिट्टी के अंदर रोप देंगे। थोड़े समय बाद देखोगे एक नया पेड़ आपका तैयार हो जाएगा। इस विधि को कहते हैं गूटी बांधना, जो लीची और नींबू में किया जाता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट। आगे नेक्स्ट आ जाओ अलैंगिक जनन। हमारा कायिक जनन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। अब हम शुरुआत करने वाले हैं किसका? अलैंगिक जनन का।
कि आखिर ये अलैंगिक जनन क्या है। तो जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में आपको पहला विखंडन पढ़ना है। विखंडन का मतलब है जब कोई जीव अपने आप को तोड़ करके दो भागों में बांट करके एक नए संतान का निर्माण करेगा, तो उसे अलैंगिक जनन का विखंडन कहेंगे। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। जब कोई जीव अपने आप को दो भागों में तोड़ता है तो द्विखंडन कहलाएगा, और वहीं पर जब कोई जीव अपने आप को दो से अधिक भागों में तोड़ता है तो बहुखंडन कहलाएगा। दूसरा है हमारा खंडन, जब कोई जीव अपने आप को खंडों में बांट करके नए संतान निर्माण करता है तो खंडन कहलाता है। फिर अगला है मुकुलन, जब कोई जीव अपने मुकुल से अपने शरीर पर एक उभार उसके शरीर पर आ जाएगा और उस उभार से एक नए जीव को निर्मित करता है तो उसे मुकुलन कहते हैं। फिर अगला आता है बीजाणु जनन, जब कोई जीव बीजाणु का निर्माण करे तो और बीजाणुओं के द्वारा एक नई संतान बनती है तो बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, कोनिडिया के द्वारा जनन पढ़ना है, जेम्यूल्स के द्वारा, और कायिक प्रवर्धन। हमने कहा था कि जो कायिक प्रवर्धन है वो अलैंगिक जनन का ही भाग है। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सभी चीजें निम्न कोटि के जीवों में होता है, कायिक प्रवर्धन हमारे पौधों में होता है, जो हमने आपको पढ़ा दिया। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक, जब कोई पौधा क्या करे, स्वयं ही एक नए पौधे का निर्माण अपने कायिक भाग से कर दे तो प्राकृतिक। जब मनुष्य हस्तक्षेप करके पौधे से एक नया पौधा तैयार करवाता है तो उसे कृत्रिम कहते हैं। तो अब चलिए एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जानेंगे अलैंगिक जनन क्या है। तो देखो, अलैंगिक जनन की क्रिया जनन की वह विधि जिसमें कोई एक ही जनक, सिर्फ एक अकेला अपने जैसे संतान उत्पन्न कर देता है जीव, तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। डेफिनेशन लिखा है, अलैंगिक जनन की क्रिया से उत्पन्न संतान एकदम अपने जनक के समान होते हैं, अर्थात अपने जनक का क्लोन होता है। इसीलिए अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं। एक जनक द्वारा संतान उत्पन्न करने की विधि, एक जनक द्वारा संतान उत्पन्न करने की विधि अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। ये याद रखना है, एक जनक द्वारा संतान उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसके बाद याद रखना है कि अलैंगिक जनन में जो संतान बनता है, अलैंगिक जनन के द्वारा जो बच्चे बनते हैं वो बिल्कुल अपने जनक के समान, हूबहू समान होंगे, और ऐसे संतानों को क्लोन कहा जाता है। क्लोन का डेफिनेशन कई बार आया है, इसको लिख लो, एग्जाम में 1 नंबर में कई बार पूछ चुका है। क्लोन ऐसी संतानें अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनक द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न ऐसी संतानें जो अपने जनक से बिल्कुल समान हो, जो अपने जनक से आनुवांशिकी तथा आकारकीय दोनों रूपों में अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न ऐसी संतानें
जो अपने जनक से आनुवांशिकी तथा आकारिकीय दोनों रूपों में बिल्कुल समान हो। क्लोन कहलाता है। ठीक है, ये आपका डर। क्लोन अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न ऐसी संतानें जो अपने जनक से आनुवांशिकी तथा आकारिकीय दोनों रूपों में बिल्कुल समान हो, क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। ऐसे बच्चों को क्लोन कहा जाता है। ठीक है, तो क्लोन का डेफिनेशन याद रखना। अब अलैंगिक जनन यानी निम्न कोटि के जो जीव है, धरती पर अलग अलग प्रकार के जीव है। जितने भी निम्न कोटि के जीव यानी ऐसे जीव जिनको आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं? निम्न कोटि के जीव होते हैं। और जितने भी निम्न कोटि के जीव है वो इन तरीकों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिसमें पहला है विखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कलिका, खंडी भवन और पुनरुद्भवन। इतना आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला विखंडन, जब कोई जीव अपने आप को जब कोई जीव अपने आप को भागों में तोड़ दे या बांट दे। ठीक है, जब कोई जीव अपने आप को तोड़कर बांट करके एक नई संतान का निर्माण करता है तो इसे विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। जब कोई जीव अपने आप को दो बराबर भागों में बांटता है तो इसे द्विखंडन कहते हैं। जब कोई जीव अपने आप को दो से अधिक भागों में तोड़ता है, बांटता है, तो इसे बहुखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, अमीबा, युगलीना, इन सभी में क्या होता है? विखंडन की क्रिया होती है। अगला हमारा है बीजाणु जनन। जब कोई जीव बीजाणु का निर्माण करे और बीजाणु के निर्माण के द्वारा वो बीजाणु आगे चलकर एक नए संतान में बदल जाए तो इसे बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु जनन दो प्रकार का होता है। कुछ जीव आपके अचल बीजाणु बनाते हैं, यानी ऐसे बीजाणु जो चल नहीं सकते। ठीक है, और कुछ जीव ऐसे बीजाणुओं का निर्माण करते हैं जिनमें जो गतिशील होते हैं, जो चल सकते हैं। और आपका बीजाणु जनन किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास में, शैवाल में और पेनिसिलियम में, याद रखना है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मुकुलन। जब किसी जीव के शरीर पर उभार निकल आ जाए और वो उभार आगे वृद्धि करके एक नए जीव में बदल जाए तो इसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन का एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा, ये दोनों आपको याद रखना है। अगला बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कलिका। जब किसी पौधे में पत्ती या तनी के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की गोलाकार संरचना, आप देखे होंगे कई बार पौधे की टहनियों पर इस तरीके से एक गोल सा कली देखने को मिलता है, कली के समान फूला हुआ संरचना, उसी को कलिका कहा जाता है। वही क्या कहलाता है? कलिका। और वो कलिका आगे चलकर उससे एक नया पौधा तैयार होता है। ठीक है, जैसे फ्लूनेरिया के पौधे में। ठीक है, जब किसी पौधे के तने के अग्रभाग पर क्या मिलेगा? बहुकोशिकीय हरे रंग का एक गोलाकार संरचनाएं देखने को मिलेंगी, उस संरचना को कलिका कहते हैं। और यही कलिका मात्र पौधे से अलग होकर एक नए पौधे में बदल जाती है, इसको याद रखना है। कलिका कंप्लीट हो चुका। खंडी भवन, जब कोई जीव अपने आप को खंडों में बांट दे और उसका टूटा हुआ हर एक खंड एक नए जीव में बदल जाए तो इसे खंडी भवन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा और यूलेथ्रिक, सबको याद रखना है। अगला है आपका पुनरुद्भवन। ठीक है, कुछ जीवों में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया, स्पंज। इसका एग्जाम्पल कई बार आया है कि बताइए निम्न में से कौन सा पुनरुद्भवन की क्रिया दर्शाएगा? तो प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा व अमीबा, ये चारों क्या करते हैं? पुनरुद्भवन करते हैं। इनके शरीर का कोई भी टुकड़ा अगर कट जाता है, अलग हो जाता है, वो टुकड़ा आगे चलकर एक नए बैक्टीरिया में, एक नए जीव में बदल जाएगा। इसी को पुनरुद्भवन कहा जाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। अगला सवाल है अलैंगिक जनन के द्वारा होने वाले लाभ, यानी जो जीव अलैंगिक जनन करते हैं, अकेले ही अपने जैसे संतान बना लेते हैं, उनमें क्या लाभ होगा? यानी जो जीव अकेले स्वयं ही अपने जैसे संतान का निर्माण करता है, उनका क्या लाभ होगा? तो देखिए अलैंगिक जनन के द्वारा
इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिकी व आकार की दोनों रूपों में अपने जनक के समान होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पैदा हुए हैं तो हम लोग क्या है, अपने मम्मी पापा से अलग है, हूबहू समान नहीं है, हम लोग एकदम सेम टू सेम नहीं है। लेकिन जो जीव अलैंगिक जनन करते हैं ना, वो अपने जनक से हूबहू समान होंगे, यानी जैसा बाप वैसा बेटा, ये वाला हाल रहेगा। ठीक है, दूसरा, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतानों में गुणसूत्रों की संख्या जनक गुणसूत्रों की संख्या के समान होता है। इसमें जितने गुणसूत्र जनक में होंगे उतने ही गुणसूत्र संतान में होंगे। अगला, इसमें जनन के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता है। इसमें युग्मक जनन, ना युग्मक बनाना, ना निषेचन कराना, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो अलैंगिक जनन के कितने लाभ हो गए। पहला, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतानें बिल्कुल अपने जनक के समान होंगी, क्लोन होंगी। दूसरा, इस विधि द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानों में गुणसूत्र की संख्या बिल्कुल अपने जनक के समान होती है। तीसरा, इसमें जनन के लिए क्या है, केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। चौथा, न इसमें युग्मक बनता है, न युग्मक को निषेचन करना पड़ता है। ठीक है, अगला, ये जनन की सबसे आसान विधि है, सरल विधि है। अगला याद रखना, एक याद रख लीजिएगा कि इसमें कम समय में अधिक संख्या में संतान बनते हैं। ठीक है, ये आप लोग दो और ऐड कर सकते हो, पांचवा ऐड कर लेना। इसमें कम समय में ही अधिक संतानों का निर्माण होता है, अधिक संतानों का निर्माण होता है। इसमें कम समय में ही अधिक संतानों का निर्माण होता है। छठा, एक पॉइंट और लिखना है, यहां लिख देते हैं, यह जनन की सबसे सरल विधि है। सबसे सरल विधि है। ये हो गया आपका डन। बताओ क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, आप लोगों की संख्या देखो घटती जा रही है। इतना इंपॉर्टेंट क्लास कराने के बाद भी अगर ये हाल है तो फिर कैसे चलेगा? तुम बताओ कैसे चलेगा? छोड़ो, अब क्या ही बोले। ठीक है, संख्या को प्लीज आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज करिए ताकि आगे की तरफ हम बढ़ सके, ताकि आगे की तरफ बढ़ सके। ठीक है, आइए आगे। अब हानियां देखेंगे। लाभ हो चुका कि अगर अलैंगिक जनन कोई जीव करता है तो क्या क्या लाभ मिलेंगे। अकेले ही अपने जैसे संतान बनाना, ये सारे लाभ थे। अब हानियां, अलैंगिक जनन से करने वाले, अलैंगिक जनन से बनने वाले संतानों में क्या क्या हानियां देखने को मिलेंगी। पहला, इस विधि द्वारा नई प्रजाति का विकास नहीं होता। इसमें बिल्कुल सेम टू सेम बच्चे हैं तो कोई भी नई जाति का निर्माण तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। तीसरा, इसमें उत्पन्न संतानों में किसी नए गुण का विकास नहीं होता। इसमें उत्पन्न होने वाली जो संतानें हैं उनमें कोई भी नया गुण विकसित नहीं होगा। चौथा, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान दुर्बल होते हैं और इस विधि के द्वारा जितने भी संतानें बनेंगी वो बहुत ही कमजोर होती हैं, दुर्बल होती हैं। इसको आपको याद रखना है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये हो गई हानियां। हमने लाभ भी लिख दिया और हानियां भी लिख दी। ठीक है, एक बार एक पेज पर दोनों को यहां पर लिख देते हैं। यहां पे लाभ हो जाएगा अलैंगिक जनन का क्या क्या। पहला, संतान क्लोन था। दूसरा, एक जनक की आवश्यकता थी। तीसरा, सरल विधि था। चौथा, कम समय में अधिक संतान।
पांचवा, न युग्मक जनन करना है और न ही निषेचन। हानिया में क्या क्या याद रखना है? इससे एक नई प्रजाति नहीं बनेगी। पहला, नई जाति उत्पन्न नहीं होगी, नई जाति उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। दूसरा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तीसरा, नए लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे, नए लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। चौथा, बनने वाली संतान दुर्बल होगी, बनने वाली संतान दुर्बल होगी। एक तरफ लाभ लिख दिया अलैंगिक जनन का और एक तरफ हानियां। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनने वाली संतान दुर्बल होगी, ये याद रखना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बोलो, क्लियर है? बोलिए, यहां तक क्लियर? यस मैम, ठीक है। आगे की तरफ तब बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है आगे, लैंगिक जनन या लिंगी जनन। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लैंगिक जनन। जनन तीन ही प्रकार का था, कायिक जनन और लैंगिक जनन। अब तीसरा स्टार्ट हो चुका है, लैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें दो जीव आपस में मिलकर के एक नए संतान को उत्पन्न करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत लिंग वाले, याद रखना सेम नहीं रहेगा, दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है, उसे ही लैंगिक जनन या लिंगी जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैंगिक अंगों जैसे नर का वृषण और मादा का अंडाशय की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो प्रायः उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। अलैंगिक जनन निम्न कोटि के जीवों में होता है, वहीं पर लैंगिक जनन समस्त उच्च कोटि के जीवों में पाया जाता है। आगे, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, जो जीव भी लैंगिक जनन करता है उसके शरीर में जो जो घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन में घटित होने वाली घटनाएं क्रमबद्ध है। सबसे पहले निषेचन से पहले वाली घटना, उसके बाद निषेचन और तीसरा निषेचन के बाद की घटनाएं। जो जीव भी लैंगिक जनन करता है उसके में निषेचन होता है, आपको पता है। तो निषेचन से पहले भी कुछ होगा और निषेचन के बाद भी कुछ होगा। इसीलिए एक जीव जो लैंगिक जनन करता है उसके शरीर में तीन घटनाएं होती हैं, निषेचन से पहले वाली, निषेचन वाली और निषेचन के बाद वाली। इन तीनों को पढ़ना है। सबसे पहले निषेचन से पहले, निषेचन से पहले लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मकों के मिलने से पहले जो भी घटनाएं होती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, निषेचन से पूर्व घटनाएं कहते हैं। यानी निषेचन से पहले नर और मादा के शादी ब्याह होता है तो शादी से पहले लड़का और लड़की को देखने जाते हो ना, बस वही चीज याद रखना है कि निषेचन से पहले नर और मादा युग्मक के मिलने से पहले जो भी घटनाएं हमारे शरीर में होंगी उसे निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत दो आता है विधि, पहला युग्मक जनन, सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा और दूसरा युग्मक का स्थानांतर, यानी युग्मक को एक दूसरे के पास लाया जाएगा। तो अब इन दोनों को समझो। युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं
और इनका निर्माण जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये युग्मक प्रायः जनन कोशिका के ही होते हैं, जिनके संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। ये चीज आपको याद रखना है। क्या बोला हमने? सबसे पहली चीज नर और मादा युग्मक के मिलने से पहले युग्मक का बनना जरूरी है। युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक कहाँ बनता है? नर अपना युग्मक बनाता है, जिसे नर युग्मक कहते हैं। मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक वृषण के अंदर बनता है, जबकि मादा युग्मक अंडाशय के अंदर बनता है। युग्मक हमेशा अगुणित होगा, यानी मनुष्य के अंदर अगर 46 गुणसूत्र है तो उसके युग्मक में मात्र 23 गुणसूत्र ही जाता है, यानी आधा गुणसूत्र ही उसमें जाता है, इसीलिए उसे अगुणित कहते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे। युग्मक जनन के बाद दूसरा हमारा है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक निर्माण के पश्चात, युग्मक बनने के पश्चात नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। यह युग्मक स्थानांतरण जंतुओं और पौधों में अलग अलग होता है। जैसे जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण प्रजनन मार्ग योनि मार्ग से फैलोपियन नलिका के रास्ते मादा युग्मक के पास पहुंचता है, जबकि पौधों में यह क्रिया जल, कीट, वायु आदि माध्यम द्वारा संपन्न होता है। देखो हमने क्या बोला? युग्मक बनने के पश्चात दोनों युग्मक का मिलना जरूरी है। दोनों युग्मक अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जैसे हमारा नर युग्मक शुक्राणु, वो आपका नर के शरीर में बनता है, तो संभोग के दौरान वो युग्मक कहाँ पर? फीमेल के बॉडी में आ जाता है। उसी तरीके से पौधों में भी नर युग्मक बनता है, जो जल, वायु या कीट किसी जंतु के द्वारा मादा के पास पहुंचता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? युग्मक स्थानांतरण। युग्मक एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाते हैं, ये हमने देख लिया। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे हमारा है निषेचन। नेक्स्ट हमारा क्या है? निषेचन। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक, याद रखिएगा निषेचन का मतलब क्या होता है? नर और मादा का मिलना। नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? याद रखिएगा, इसे हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन का मतलब क्या है? निषेचन का मतलब होता है नर के शरीर में जो नर युग्मक बना है और मादा के शरीर में जो मादा युग्मक बना है, दोनों का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते, एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। इसके पश्चात द्विगुणित। देखो याद रखना, हमारा नर युग्मक अगुणित था। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको ध्यान से समझना होगा, हमने बोला लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब क्या है? कि जब दो अलग अलग जीव आपस में मिलकर के संतान बनाए तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें संतान कब बनता है? जब हमारे दोनों जीव अलग लिंग वाले हो, एक नर हो और ये मादा हो। क्यों जरूरी है? क्योंकि नर के शरीर में नर युग्मक बनता है और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेगा तो जाकर के आपका एक नए संतान का निर्माण होगा। तो लैंगिक जनन में जो होने वाली घटनाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला, निषेचन से पहले वाली घटना, निषेचन से पूर्व घटना। दूसरा, निषेचन। और तीसरा, निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, निषेचन से पूर्व घटना का मतलब निषेचन नर और मादा युग्मक के मिलने से पहले क्या क्या होगा। तो सबसे पहले नर और मादा युग्मक बनेंगे। तो नर और मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक बन जाएंगे, उन दोनों को मिलाने के लिए एक दूसरे के पास लाना होगा। एक दूसरे के पास लाने की क्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। फिर जब ये दोनों हो जाएगा, दोनों का एक एक लाइन में डेफिनेशन लिख देते हैं। युग्मक जनन नर के शरीर में नर युग्मक
अर्थात शुक्राणु का निर्माण तथा मादा के शरीर में मादा के शरीर में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, एक चीज पॉइंट याद रखिएगा, शुक्राणु नर युग्मक है। शुक्राणु आपका नर युग्मक होता है और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन कहते हैं। वहीं पर अंडाणु आपका मादा युग्मक है। अंडाणु मादा युग्मक है और मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। अंडाणु जनन कहलाती है। ठीक है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन और अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन, ये दोनों के दोनों आपके युग्मक हैं। इसीलिए युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? युग्मक जनन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? युग्मक जनन। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। युग्मक जनन हमको समझ में आ गया। युग्मक स्थानांतरण का मतलब होता है युग्मकों को एक दूसरे के पास लाना। अब हमने बोला निषेचन, निषेचन भी समझ में आना चाहिए। निषेचन का मतलब क्या है? नर और मादा युग्मक का मिलना। ठीक है, युग्मक बन चुका, युग्मक स्थानांतरित हो चुके, अब निषेचन। ठीक है, युग्मक स्थानांतरण के पश्चात युग्मक स्थानांतरण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक का नर तथा मादा युग्मक का आपस में जुड़ना या संयुग्मित होना निषेचन कहलाता है। संयुग्मित होना निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। ठीक है, निषेचन का मतलब क्या है? नर और मादा युग्मक का मिलना। निषेचन इक्वल टू नर प्लस मादा युग्मक, और नर और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो क्या बनाते हैं? याद रखना, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, नर आपका अगुणित होता है, नर युग्मक, मादा युग्मक अगुणित, n और n आपस में मिलकर क्या बनाएगा? 2n बनाएगा। यानी नर युग्मक में 23 गुणसूत्र, मादा के पास 23 गुणसूत्र, 23 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और एक इंसान के अंदर 46 गुणसूत्र ही पाया जाता है। ठीक है, अगर ये दोनों 46 होते तो सोचो फिर बच्चा आपका कुंभकर्ण बन के निकलता। ये दोनों अपना आधा आधा देते हैं जो मिल करके पूरा हो जाता है एक इंसान के लिए 46 गुणसूत्र। ठीक है, निषेचन आपका 2 प्रकार का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। निषेचन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आंतरिक निषेचन, पहला आंतरिक निषेचन, और दूसरा
बाह्य निषेचन। देखो अभी तक हम नहीं थके, अभी भी मेरे आवाज में उतना ही दम है जैसा हमने स्टार्ट किया था, और तुम लोग अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और थक गए। अभी तक क्लास को स्टार्ट हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और आप लोगों का हवा टाइट हो गया। ऐसे कैसे 3 घंटा का पेपर लिखोगे? 3 घंटा कुर्सी पे दबा करके बैठना है टेबल पर, कैसे बैठ के पढ़ोगे भैया? इतने में ही तुम लोग हिलने डुलने लगे। कम से कम अपने अंदर ताकत लाइए। अब एग्जाम के लिए समय कम बचा है। अगस्त चला गया, सितंबर जा रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना। ये 3 महीना में अगर कुछ नहीं किए ना तो जिंदगी भर पछताओगे। 12 का रिजल्ट पूरे जीवन भर काम आने वाला है। तो अगर अब नहीं पढ़ोगे तो याद रखना फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। 12 का रिजल्ट खराब ना तो समझ लेना कि फिर लाइफ का एकदम धजिया उड़ा दोगे। जब कोई पूछेगा आपसे कितना मार्क्स है, 60%, 65%, इसकी वैल्यू 0 है। जब तक आपका 90+ % नहीं ना है तो रिजल्ट की वैल्यू 0 होगी। इसीलिए कह रहे हैं अभी भी मौका है, अभी भी चौका मार सकते हो, लग जाओ। ठीक है, धकाधक पढ़ाई करने के लिए लग जाइए। क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहे, वन शॉट दे रहे, एमसीक्यू करवा रहे हैं। फटाफट सभी बच्चे रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक की संख्या अभी भी कम है। कितने कंजूस हो यार तुम लोग। लाइक करो पहले तो, फिर आगे बढ़ेंगे, वरना बढ़ने वाले नहीं है। पहले वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, लाइक करने को बोले तो आधे बच्चे फरार हो गए। चल, निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। जब नर और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं, जब नर और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं, जहां वह युग्मनज का निर्माण करेंगे, जहां वह युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसे जब नर और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं जहां वह युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। आंतरिक निषेचन ठीक है, जब नर और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं जहां वह युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। अगला याद रखना कि जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली ये सब हो जाएंगे, और बाह्य निषेचन का मेढक हो जाएगा। मेढक क्या करता है, अपनी नर और मादा युग्मक दोनों को शरीर के बाहर पानी में निकाल देता है। पानी में तैरते तैरते युग्मक आपस में मिलते हैं और एक नए मेढक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का निषेचन से पहले वाली घटना हो चुकी, निषेचन हो चुका। अब निषेचन के बाद वाली घटना, निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। इसमें नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। फिर युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण बनाता है, भ्रूण विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है। याद रखना, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, इसको निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण से एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, एक नया जाति बनता है। तो सबसे पहले जानेंगे भ्रूणोद्भव। भ्रूण का उद्भव होना भ्रूणोद्भव कहलाता है।
निषेचन के बाद युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, जिसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। इस क्रिया में यह युग्मनज बार बार समसूत्री विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाता है, फिर यही कोशिकाएं उत्तक बनाती है, उत्तक आपस में मिलकर अंग बनाता है, अंग आपस में मिलकर अंगतंत्र बनाता है और अंगतंत्र से एक नए जीव का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं भ्रूणोद्भव। हमने देखा कि नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, फिर युग्मनज अपने अंदर लगातार विभाजन करेगा, विभाजन करके ढेर सारी कोशिकाएं बनाएगा। हमने 9th में पढ़ा था, कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, अंग आपस में मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं और अंगतंत्र से एक जीव का निर्माण होता है। इस तरीके से आपका एक जीव बनेगा। क्या बनेगा? एक जीव की उत्पत्ति होगी। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका पूरी तरीके से क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका। हमने लगभग सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारा का सारा हमने यहाँ पर करवा दिया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, कौन सा? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। उससे पहले हमने अभी अलैंगिक जनन के लाभ और हानियां करवाए थे। अब लैंगिक जनन के भी लाभ और हानियां हम लोग देखेंगे। ठीक है, दोनों के लाभ और हानियां। सबसे पहले लैंगिक जनन के लाभ को देख लेते हैं। लैंगिक जनन के लाभ, याद रखना, इसमें जीवों के अंदर विभिन्नताएं, इसके लैंगिक जनन द्वारा, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानों में, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानों में होने वाली संतानों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, पहला लाभ। दूसरा, ये विभिन्नताएं एक नई जाति को विकसित करती हैं। ये विभिन्नताएं एक नई जाति का निर्माण करती हैं, एक नई जाति का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये दूसरा लाभ कि देखो जितने भी जीव बनेंगे लैंगिक जनन के द्वारा उनमें विभिन्नताएं अलग अलग प्रकार की, यानी देखो सेम टू सेम मम्मी पापा जैसे नहीं होते। हम लोग क्या है, मम्मी पापा से अलग है। दोनों को मिलाकर के तीसरा एक नया बना। तीसरा याद रखना, इनमें अनुकूलन, इनमें प्रकृति में रहने के लिए, इनमें प्रकृति में रहने के लिए अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इनमें बनने वाले जीव प्रबल होते हैं। चौथा, इनमें बनने वाले जीव प्रबल होते हैं। बनने वाले जीव प्रबल होते हैं। ठीक है, इनमें बनने वाले जीव कैसे होते? प्रबल होते। क्लियर है? ओके, क्लियर, यहां तक क्लियर। ये हो गए लैंगिक जनन के लाभ। अब हानियां देख लो, लैंगिक जनन की हानियां। अगला हेडिंग, लैंगिक जनन की हानियां। ठीक है, पहला, इसमें जनन के लिए दो जीवों की आवश्यकता होगी। दो जीवों की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह जनन की जटिल विधि है। यह जनन की जटिल विधि है।
जटिल विधि है। इसमें युग्मक का निर्माण एवं निषेचन आवश्यक है। इसमें युग्मक का निर्माण एवं निषेचन आवश्यक है। निषेचन आवश्यक है। इसमें अधिक समय में कम संतानें बनती हैं। इसमें अधिक समय में कम संतानें बनती हैं। ठीक है। अगला, इसमें बनने वाली संतान क्लोन नहीं होती। इसमें बनने वाली संतानें, इसमें बनने वाली संतानें क्लोन नहीं होती। क्लोन नहीं होती हैं। ठीक है। ये देखो अभी हानियां लिखवा रहे, याद रखना ये क्या चल रहा है, हानियां। यह एक धीमी प्रक्रिया है, याद रखना यह एक धीमी प्रक्रिया है। तो ये हमने लाभ और हानियां दोनों लिख दिया कि लैंगिक जनन के लाभ क्या है और लैंगिक जनन की हानियां क्या है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में। अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है। चलो, अलैंगिक जनन में पहला, यह एक सरल विधि है। यह जनन की सरल विधि है। सरल विधि है। लैंगिक में यह जटिल विधि है। यह जटिल विधि है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहो, ठीक है। हमें नहीं आएगा तो हम आप लोगों का देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अंतर आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए। सभी लोगों का कमेंट हम लास्ट में चेक भी करेंगे कितने बच्चे जवाब दिए, ठीक है। दूसरा, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें दो विपरीत लिंग वाले, इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। तीसरा, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। चौथा, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। इसमें निषेचन नहीं होता। चौथा, इसमें निषेचन होता है। इसमें निषेचन होता है। अगला,
नेक्स्ट रहेगा, यह तेजी से होने वाली प्रक्रिया है, यह तेजी से, अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, यह तेजी से होने वाली प्रक्रिया है, इसमें यह धीमी गति से होता है, ठीक है। इसमें लेंगे, इसमें कम समय में ही, इसमें कम समय में, इसमें कम समय में ही अधिक संतानें बनती हैं, इसमें कम समय में ही अधिक संतानें बनती हैं, इसमें संतान उत्पत्ति के लिए अधिक समय लगता है, इसमें संतान उत्पत्ति के लिए अधिक समय लगता है, ठीक है। 6 हो गया। 7वां, इसमें कम समय में अधिक संतानें बनती हैं, इसमें संतान उत्पत्ति के लिए अधिक समय लगता है, ठीक है। 7 हमने लिख दिया। अगला, इसमें बनने वाली संतानों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, इसमें बनने वाली संतानों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। अगला, इनमें बनने वाली संतानों को क्लोन कहते हैं, इनमें बनने वाली संतानों को क्लोन कहते हैं, अगला, ये क्लोन नहीं कहलाते, ये क्लोन नहीं कहलाते हैं, ठीक है। 8 पॉइंट हो गया। 9वां लिख देते हैं। और 9वां, इनमें अनुकूलन नहीं पाया जाता, इनमें अनुकूलन नहीं पाया जाता, इनमें अनुकूलन पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। 10वां, इनमें बनने वाली संतान दुर्बल होती है, इनमें बनने वाली संतान दुर्बल होती है, इनमें बनने वाली संतान दुर्बल होती है, ठीक है। यहीं पे 11वां लिख देते, ये नई जाति का विकास नहीं करते, ये नई जाति का विकास नहीं करते, ठीक है। टोटल 11 हमने लिख दिया। और चाहिए तो बोल दो, ठीक है। और चाहिए, ठीक है। इनमें गुणन तेजी से होता है, तेरहवां, इनमें समसूत्री विभाजन होता है,
ठीक है, अब इसका उल्टा यहाँ पे लिखना है, इनमें बनने वाली संतान दुर्बल होती है, इनमें बनने वाली संतान, इनमें संतान दुर्बल नहीं होती, इनमें संतान दुर्बल नहीं होती। ठीक है, 11वां, ये नई जाति का विकास करते हैं, ये नई जाति का विकास करते हैं। ठीक है, अगला, इनमें गुणन तेजी से होता है, इनमें गुणन धीमी गति से होता है, इनमें गुणन धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है। ठीक है, 13वां, इनमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है, इनमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है, अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है। और ये हो गया डन। ठीक है, ये यहां पर आपका कंप्लीट हो गया। अंतर किसके किसके बीच में, लैंगिक और अलैंगिक के बीच में अंतर हमने कंप्लीट कर दिया। बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर? देखो लगभग हमने हर एक टॉपिक, छोटे से छोटा टॉपिक हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, हमसे पूछ सकते हो। जीवन चक्र की अवस्थाएं, ये भी याद रखना, एक जीव जो लैंगिक जनन करता है, जो मनुष्य है, उसके शरीर में होने वाली अवस्थाएं। देखो अभी तक में घटनाएं देखी, घटनाएं 3 था, निषेचन से पहले, निषेचन और निषेचन के बाद। अब अवस्थाएं, ठीक है, जीव की अवस्थाएं। अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन कौन सा? किशोरावस्था, पहला आपका किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था, किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था, और तीसरा जीवार्ण अवस्था, जीवार्ण अवस्था। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं याद रखना है। जीवार्ण अवस्था, प्रजनन अवस्था में 2 चक्र चलता है, एक होता है आपका रज चक्र और दूसरा मद चक्र। ठीक है, ये एक छोटा सा समझ लो। ठीक है, एक जीव अपने पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक में 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला किशोरावस्था, यानी हमारे एक मनुष्य की, एक जीव की वह अवस्था जिसमें वो जनन की क्रिया नहीं कर सकता, वो अभी जनन की क्रिया के लिए तैयार हो रहा है। अब 3 साल की, 5 साल की लड़की तो बच्चा पैदा नहीं ना कर सकती, तो उसे कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, यानी किसी जीव के जीवन चक्र का वह काल जिसमें वो प्रजनन के लिए तैयार हो रहा होता है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। प्रजनन अवस्था वो अवस्था जिसमें एक जीव प्रजनन के लिए तैयार हो चुका है। इसमें 2 चक्र आते हैं, रज चक्र और मद चक्र। रज चक्र सभी प्राइमेट जीवों में होगा, यानी ऐसे जीव जिनके पूर्वज बंदर थे, उनमें हर महीने क्या होता है, एक चक्र चलता है जिसके दौरान उनके महिलाओं में, उनके योनि से रक्त का स्त्रावण होता है, जिसे रज चक्र कहते हैं। वहीं पर मद चक्र की बात करें तो ये सभी नॉन प्राइमेट जीव, यानी ऐसे जंतु जिसके पूर्वज बंदर नहीं है, उनके शरीर में होगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी महिलाओं के गर्भाशय में एंडोमेट्रियम की परत बनती है जो टूट जाती है। फर्क इतना है कि प्राइमेट वाले जीवों में टूट करके योनि से निकल जाएगा, लेकिन नॉन प्राइमेट वाले जीवों में टूट करके निकलता नहीं, बल्कि उनका शरीर उसको सोख लेता है। इसे कहते हैं मद चक्र और इसे कहते हैं रज चक्र। दोनों को याद रखना, रज चक्र प्राइमेट जीवों में होता है और मद चक्र नॉन प्राइमेट जीवों में होता है। ठीक है, मद चक्र देखो, रज चक्र महीने में, हर महीने होता है, लगभग लड़की में 14 साल से शुरू हो जाता है, जो आपका 45 साल तक चलता है। मद चक्र का क्या है कि ये आपका महीने वाला होता है। मद चक्र क्या है, ये मदकाल के आधार पर, मदकाल अलग अलग होता है हर जंतु का।
तीन प्रकार के होते हैं। कुछ जंतुओं को साल भर में केवल एक बार मध्य चक्र चलता है, कुछ जंतुओं में साल भर में 2 बार चलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें साल भर में कई बार मध्य चक्र चलता है। ठीक है, मध्य चक्र के दौरान ही ये वो समय है जब हमारी मादाएं पुरुष के साथ संपर्क बनाती है, संभोग बनाती है। जितने भी नॉन प्राइमेट, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जंतु है ना, ये हर महीने मेल के साथ संभोग की क्रिया नहीं कर सकते। जब उनके शरीर में मध्य चक्र चलता है, उस दौरान उनके शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होता है, जिसके कारण उनके शरीर में संभोग करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है, और वो उस दौरान जाकर के संभोग की क्रिया करते हैं। मध्य चक्र के आधार पर हम जंतुओं को, नॉन प्राइमेट जंतुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। मोनोस्ट्रस यानी जिसमें केवल एक बार मध्य चक्र आता है साल भर में, बाइस्ट्रस जिनमें साल भर में 2 बार आता है, और तीसरा होता है पॉलिस्ट्रस जिसमें साल भर में कई बार आपका क्या देखने को मिलेगा, मध्य चक्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बांट सकते हैं। जीवाणु अवस्था एक जीव की वह अवस्था जिसमें उसके शरीर से जनन करने की क्षमता चली जाती है। यानी अब बुढ़ा तो बच्चा पैदा कर नहीं सकता, बुढ़ी तो बच्चा पैदा कर नहीं सकती, बस उसको याद रखना है। किशोरावस्था बचपन, बच्चा जो अभी जनन के लिए तैयार हो रहा है। प्रजनन अवस्था जिसमें एक जीव प्रजनन की क्रिया के लिए तैयार हो चुका, और जीवाणु अवस्था वह अवस्था जिसमें एक जीव क्या है, बिल्कुल अब जनन की क्रिया नहीं कर सकता, उसका जनन करने वाला अंग अब तहस नहस हो चुका। ठीक है, ये बोल सकते हैं। क्लियर है, यानी नष्ट होने लगता है, पतन होने लगता है, और इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। एक जंतु और पुष्प को, एक जंतु या पौधों को लिंग के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें केवल एक लिंग, या तो वो नर होगा या तो मादा, उसको एक लिंगी कहेंगे। ऐसे पौधे जिसमें नर और मादा दोनों लिंग पाए जाते हैं, उनको बहुलिंगी या फिर द्विलिंगी कहा जाता है। तो याद रखना, एक जंतु और पौधों को लिंग के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे पौधे जिनमें केवल एक लिंग पाया जाएगा, या तो वो नर होगा या तो वो मादा, उसको एक लिंगी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल पपीता याद रखना, पपीता, तरबूज, खरबूज, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, उभयलिंगी ऐसे पौधे जिनमें क्या होगा, 2 लिंग, नर और मादा दोनों लिंग एक साथ पाया जाएगा, जो लड़का भी होगा लड़की भी होगा, उसको हम लोग उभयलिंगी, बहुलिंगी या फिर द्विलिंगी, इसको उभय कर लो। ठीक है, उभयलिंगी। इसमें आता है गुड़हल और सरसों, गुड़हल और सरसों। इसमें पपीता और तरबूज कर लेना। वैसे ये अभी हमने किसका करवाया, पौधे, पौधों को लिंग के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। उसी तरीके से जंतुओं को भी लिंग के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी, यानी उभयलिंगी ही। ठीक है, एक लिंगी और उभयलिंगी। एक लिंगी का मतलब जिसमें केवल एक लिंग होगा, या तो वो नर या तो वो मादा, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी आ जाएंगे, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। और उभयलिंगी का मतलब होता है ऐसे जंतु जिसमें नर लिंग भी पाया जाएगा और मादा लिंग भी, जैसे आपका केचुआ, जोक, केचुआ जोक हो जाएगा, लीच भी ले सकते हो, ये सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ठीक है, वो सारा हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। बहुत ही कम समय में हमने चैप्टर को खत्म करने की कोशिश की है। ये पीडीएफ आपको जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर, जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर आकर के पीडीएफ को ले सकते हैं। हर बच्चा वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ आप लोग शेयर जरूर करिएगा। और बहुत ही कम बच्चे अभी लास्ट तक बने हुए, आधे से ज्यादा बच्चे जा चुके, कोई बात नहीं, दुख नहीं है, आप इतने लोग एंड तक बने रहे, मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है, हमको 1000 बच्चे, हमने बार बार बोला, हमको 1000 बच्चे नहीं चाहिए, हमको 100 बच्चे ही चाहिए, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। ठीक है, बस थोड़ी सी संख्या कम है, थोड़ा सा और ज्यादा आप लोगों की संख्या होती ना तो हमें और खुशी होता। तो आप लोग प्लीज, अब इसी तरीके से आपको हर चैप्टर का 1 शॉट मिलेगा, जिसमें बकैती बिल्कुल नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट हम आपका चैप्टर खत्म करेंगे और कम से
कम समय में लिखकर पीडीएफ से, इमेजेस से, चार्ट से, हर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर कोई भी नया आया है, पहली बार आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ। मेरी हर दिन बायोलॉजी की क्लासेस सुबह 7 बजे चलता है, तो सभी लोग सुबह 7 बजे बायो की क्लासेस जरूर करें। बाकी जिनको भी कोर्सेज से रिलेटेड डाउट होगा, कैसे कोर्स से जुड़ना है, कैसे ज्वाइन करना है, 8318421583 इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो। तो जो लोग भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट इस नंबर पे कॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर ले। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर।